नमस्कार। दूरदर्शन के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम में अपने तरह के विशेष आनंद हैं तो विशेष प्रकार की सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं। यदि बदलते मौसम में थोड़ी बहुत भी लापरवाही हो जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोगों की जकड़ में मनुष्य आ जाता है। लेकिन यदि बात करें बच्चों की तो बच्चों की विशेष देखभाल करनी पड़ती है बदलते हुए मौसम में। और इस दौर में जब कि हम कह सकते हैं कि थोड़े दिन पहले ही कोरोना की दूसरी लहर गई है और बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं आई है, तो इन परिस्थितियों में बच्चों की विशेष देखभाल की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए बदलते मौसम में बच्चों की देखभाल, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर जगदीश सिंह जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जगदीश सिंह जी वरिष्ठ आचार्य हैं शिशु रोग विभाग के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। आप श्वसन रोग विशेषज्ञ भी हैं और साथ ही सेठी कॉलोनी अस्पताल के आप अधीक्षक भी हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चर्चा आपसे ये करना चाहेंगे, नवजात बच्चों के विषय में आपसे सबसे पहले जानकारी चाहेंगे कि इस मौसम में नवजात शिशुओं की किस प्रकार से देखभाल की जानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि नवजात शिशु जो इस मौसम में जन्मते हैं जी, यानी वो ठंड से दो हाथ उनके होते हैं, तो उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिस जगह प्रसव किया जा रहा है मदर का, वो जगह अच्छा तापमान हो, उसका 25 से और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग उसका टेम्परेचर वहाँ होना चाहिए। सारा वातावरण साफ सुथरा रहना चाहिए। उसके बाद बच्चा जो ही जन्मता है उसको तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को ये कोशिश की जाए कि बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाए, यानी बच्चे को एनर्जी शुरू से ही मिलना शुरू हो जाए। अगर किसी वजह से दूध नहीं आ पाता है तो तरल पेय में दूध ही, गाय का दूध भी दिया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि माँ का दूध ही दिया जाए। उसके बाद उसमें जैसे उस वक्त बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा उसका वज़न कितना है। वज़न अगर 2 किलो 500 ग्राम से ज़्यादा है या कम है, बच्चा समय से पूर्व तो पैदा नहीं हो गया है या समय के बाद पैदा हुआ है, तो उन दोनों स्थितियों में बच्चे को अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। और साथ में ही बच्चे को अगर जन्मजात कोई विकार हो जी, जैसे कोई जन्मजात दिख रहा है कि भाई पैर टेढ़ा है या हाथ टेढ़ा है या सर में कोई रसोली है या गांठ है, तो विशेषज्ञों को अपने को दिखाने की तुरंत जरूरत रहती है। जी डॉक्टर साहब, इस प्रकार से आपने बताया कि कोई जन्मजात विकार हो तो तुरंत दिखाने की आवश्यकता होती है। तापमान का भी आपने ये विषय रखा, पर सामान्यतः माताओं का जो है एक प्रश्न रहता है, वो प्रश्न रहता है शेड्यूल फीडिंग को लेकर। उनके मन में एक भाव ये रहता है कि आखिर जब छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, उसको कितनी देर में दूध पिलाया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? एक तो जितना जल्दी, जैसे आपने अभी बात की, जितना जल्दी हो सके उसको दूध पिलाएं जी। और अगर माँ के अच्छे से दूध आ रहा है तो आप भाग्यशाली हैं कि बच्चे को माँ दूध अच्छे से पिला रही है, बहुत अच्छी बात है और इट मस्ट बी सेलिब्रेटेड। यानी ये अच्छा विषय है कि घर में एक उत्साह का विषय होना चाहिए कि माँ दूध पिला रही है। दूध पिलाने का बच्चे को कोई शेड्यूल नहीं होता है। जैसे बच्चे ने डिमांड की, यानी बच्चे ने रोना शुरू किया और आप अपना दूध पिलाना चालू रखें जी। उसका अपने को पता ये रखना है कि जैसे बच्चे का महीने में लगभग पहले 3 महीने में लगभग हर महीने में 1 किलो वजन बढ़ जाता है जी। अगर अपने को लगता है कि बच्चे को दूध कम पड़ रहा है या वज़न कम बढ़ रहा है या बच्चा पेशाब भी कम कर रहा है, तो अपने को दूध बढ़ाने की ज़रूरत है। तो बच्चे का दूध बढ़ाने के लिए बच्चे को अलग से पिलाने की ज़रूरत नहीं है। माँ का दूध, माँ को ज़्यादा दूध पिलाना शुरू करो, यानी माँ को जो एनर्जी दे रहे हैं उसको डबल कर दें। तो माँ को जब एनर्जी देंगे तो दूध अपने आप पैदा होता जाएगा और माँ अच्छे से दूध पिला पाएगी। तो माताएं भी ठीक प्रकार से बच्चों को दूध पिला सकें, इसके लिए उन्हें भी अपने आहार पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उनको भी प्रॉपर एनर्जी चाहिए और वास्तव में जितना पोषण माताएं ग्रहण करेंगी वही दूध के माध्यम से बच्चों के लिए भी पोषण का काम करने वाला है। डॉक्टर साहब, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे कि छोटे बच्चे होते हैं, सामान्यतः हम बात करते हैं नवजात शिशु से लेकर 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उनके लगातार टीकाकरण के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी टीके लगवाए जाते हैं, अलग अलग बीमारियों से बचाव उनका होता रहे। तो क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए जो टीकाकरण का दौर है? और ख़ासतौर पर मेरे अनुमान के हिसाब से, यदि मैं ठीक हूं, तो अधिकांश टीके बच्चे के 2, ढाई, 3 वर्ष की आयु तक लग जाते हैं लगभग। बिल्कुल आपका मानना सही है। हम लोगों ने जो शेड्यूल बना रखा है उसमें 5 साल तक लगभग सभी टीके, जो जरूरी टीके हैं, वो लग जाते हैं जी। और जो बीमारियों से बचा सकते हैं, और जैसे खास करके इस दौरान इन दिनों में जो अगर टीके अगर समय पे लगाए जाते हैं तो उनसे निमोनिया होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे एक
पेंटावेलेंट वैक्सीन है, जैसे उसमें 5 वैक्सीन एक ही साथ आते हैं उसमें, जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें निमोनिया के DPT और उसके साथ में H इन्फ्लुएंजा हिब का टीका भी लगता है, और साथ में सरकार ने निमोकोकल वैक्सीन भी अलग से इंट्रोड्यूस कर दी है। तो ये बच्चे को निमोनिया से बचाते हैं। टीके बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही लग जाते हैं, जैसे BCG का टीका है, पोलियो की दवाई है, और हेपेटाइटिस B का जो 0 डोज है, यानी जो पीलिया जो बाद में होता है उसकी डोज जो जन्मते ही लगवा देनी चाहिए। वो इंश्योर कर लेना चाहिए कि अस्पताल से छुट्टी हो उससे पहले ये टीके तो जरूर लग जाएं, जिससे बच्चे को एक बीमारी, इन 3-4 बीमारियों से लड़ने की क्षमता से तुरंत पैदा हो जाती है। और बाकी जो है, माँ का दूध इतना गुणी होता है, यानी अपन तो उसको अमृत तुल्य मानते हैं। माँ का दूध अगर बच्चे को शुरू कर देते हैं तो बाकी बीमारियों से बच्चा अपने आप बचता रहता है, और 6 महीने की उम्र तक होते होते बच्चा लगभग सारी बीमारियों से बचने योग्य हो जाता है, और तब तक टीके भी लगभग हमारे आधे पूरे हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि माँ का जो दूध है वो सर्वोत्तम औषधि है छोटे बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, और माँ का दूध यदि पौष्टिक रहता है, माता यदि ठीक प्रकार से पोषण युक्त आहार ग्रहण करती है, तो उनके दूध के माध्यम से बच्चों में भी वह शक्ति आ जाती है कि छोटी मोटी यदि बीमारियां होती हैं उससे लड़ने में वे स्वयं ही सक्षम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से आपने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में जो टीके लगते हैं उनके कारण निमोनिया से काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है, लेकिन फिर भी जब हम बात करते हैं खासतौर पर जो सर्दी का मौसम अभी चल रहा है, सर्दी के मौसम में बहुत से बच्चे निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं, उपचार भी होता है, लेकिन कुछ बच्चों में ये देखने को मिलता है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में हम जब समाज में बात करते हैं तो सुनते हैं कि किसी बच्चे के निमोनिया बिगड़ गया। ये जो निमोनिया बिगड़ गया, ये टर्म जो है, ये आखिर क्या स्थिति होती है, क्या कारण होता है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछी। मैं आपको अगर देश का स्थिति बताऊं तो निमोनिया से, अकेले निमोनिया इटसेल्फ से मृत्यु दर जो है 15%, जितने बच्चों की मोर्टेलिटी रेट होती है उसमें से 15% निमोनिया कंट्रीब्यूट करता है। ये बहुत बड़ा कारण है, जो इस निमोनिया के प्रति सजगता बहुत ज़रूरी है, और ख़ास करके सर्दियों में। तो निमोनिया कभी किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन इन दिनों में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। निमोनिया का मतलब, निमोनिया मीन्स एक जो सांस का जो एक्सचेंज होता है, यानी फेफड़ों में जब संक्रमण होते हैं, यानी जो जगह हवा को लेती है, निमो मतलब एयर से मतलब है जी, उसका अगर संक्रमण होता है तो उसको निमोनिया की श्रेणी में हम लाते हैं। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निमोनिया को अब 2 तरह से बांट दिया है, एक तो निमोनिया और एक सीवियर निमोनिया। बच्चे को सीवियर निमोनिया में जाए इससे पहले डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अब निमोनिया क्यों हो जाता है और इसके लिए समझना ज़रूरी है, और जितनी माताएं साक्षर होंगी या पढ़ी लिखी होंगी या ज़्यादा एजुकेटेड होंगी, तो वो इन जो मैं बातें कर रहा हूँ या आप बता रहे हैं वो चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी जी। बच्चे के लक्षणों को जल्दी पहचान पाएंगी, और डॉक्टर को भी वो कम्युनिकेट जल्दी कर पाएंगे कि भाई ये बच्चे को ये लक्षण हैं और ये बीमारियां इस बच्चे को हो सकती हैं। तो माताओं का स्वस्थ रहना और एजुकेटेड होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपन लोगों को, हम लोगों को एजुकेटेड होना ज़रूरी है, उनका ज़्यादा ज़रूरी है समाज को आगे लाने के लिए जी। अब निमोनिया जो होता है, निमोनिया के लक्षण जब अपन बात करें तो निमोनिया के लक्षण होते हैं जैसे सांस तेजी से चलना। हम लोगों का अब इन दिनों में टारगेट है, अभी हमने एक निमोनिया वीक मनाया था थोड़े दिन पहले, तो हम लोग ये टारगेट करना चाह रहे हैं राजस्थान वाइड या इवन इंडिया वाइड। हम ये चाहते हैं कि माँ अगली बार जब आए, बच्चे को निमोनिया आज लेके आई है और उसी बच्चे को अगर वो दूसरी बार लेके आती है, दूसरे दिन या चौथे दिन, 5वें दिन, तो वो इतनी एजुकेटेड होनी चाहिए कि वो हमें इस टर्म में बात करे, डॉक्टर साहब कि मेरे बच्चे के निमोनिया, बुखार, जुकाम, खांसी नहीं है, मेरे बच्चे के परसों जो आए थे तब उसकी सांस की गति 50 थी प्रति मिनट और आज जो है वो 36 हो गई है। यानी वो माँ इतनी एजुकेटेड हो जानी चाहिए कि बच्चा निमोनिया से बाहर आ गया है या नहीं जी। हम उनको इतना एजुकेटेड करना चाहते हैं। निमोनिया के लक्षण जैसे अपन बताएं तो जैसे खांसी है, जुकाम है, उसके बाद में सांस की तेजी से जो बढ़ रही है, उसको 5 साल तक के बच्चों को हमने कैटेगराइज किया है जी। कि बच्चों की सांस की गति जैसे 2 महीने से पहले बच्चों के 60 या उससे ज़्यादा अगर होती है तो निमोनिया की श्रेणी में आता है। उसके बाद हम उनको मानते हैं कि 40 या उससे ज़्यादा है तो निमोनिया मानते हैं। फिर उसके बाद 5 साल के बड़े बच्चों को मानते हैं कि 30 या उससे ज़्यादा है तो निमोनिया की श्रेणी में वो आता है। तो एक साधारण सी बात है, अगली बार जब मदर आएगी अगर वो समझदार है तो वो ये बातें इसी टर्म में करेगी। डॉक्टर साहब, सामान्यतः ये कहा जाता है कि सर्दी जब लगती है बच्चों को, और सर्दी जब लगती है तो उससे खांसी जुकाम होता है, और वो यदि ज़्यादा दिन तक रह जाती है तो वही निमोनिया बन जाता है। क्या वास्तव में यही कारण है या कोई दूसरा संक्रमण होता है? सर्दी अपन उसको किस तरह से लेते हैं? सर्दी का मतलब होता है तो टेम्परेचर कम होना, और एक होता है गाँव में ये समझते हैं सर्दी हो गई बच्चे को, यानी जुकाम हो गया तो सर्दी हो गई।
इस टेम्परेचर से अगर रिलेटेड अपन बात करें तो बच्चों में जब सर्दी होती है उस दौरान शरीर अपना एक डिफेंस लेता है, यानी अपने जो नाक के अंदर की जो नलियां हैं जो नाक से शुरू हो जाती हैं और फेफड़ों तक जाती हैं, एक पूरा सिस्टम एक साथ है। इसमें जो ही ठंडी हवा अंदर जाती है तो शरीर डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव यानी जो अंदर की जो सेल्स होती हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस यानी जो पानी नाक से निकलता है वो अपना एक डिफेंस है, जिससे दूसरे वायरस या दूसरी जो भी चीज़ें हैं वो उस अंदर से घुस नहीं जाए, उसका वो डिफेंसिव मैकेनिज्म है। तो छींक करके अपन उस चीज़ को बाहर निकालते हैं जी। और उसी का खांस के भी हम उसी चीज़ को एक तरह से वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। लेकिन अगर हो गया है इसका मतलब वहाँ पे कोई इरिटेशन हो गया है, इसका मतलब वहाँ संक्रमण हो चुका है, तो उसको खांसी कहते हैं। जैसे खांसी अपन समझें तो इसको, और यही जो बढ़ती जाती है तो इसको ये निमोनिया का रूप ले लेती है। और आगे जैसे जो खास करके जो एयर को फिल्टर करते हैं, खून को जो फिल्टर करने वाली नलियां हैं या जो एल्यूलाई हैं वो अगर इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो सांस की गति बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, एक सामान्य बात ये भी चलती है समाज में कि निमोनिया मतलब बच्चों की बीमारी है, लेकिन कई बार यूँ सुनने में आता है कि बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनके लिए भी ये सुनने में आता है कि उनके भी निमोनिया हो गया। क्या किसी को भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कोरोना का जो अपने लक्षण थे, अपने जो पिछले दिनों में कोरोना अपने देखा, दूसरी लहर अभी जस्ट गई नहीं है, दूसरी लहर के अभी भी कुछ लक्षण अभी भी हैं वहाँ पे, उसमें जितने भी संक्रमण हुए वो निमोनिया के रूप में ही आए जी। जो यानी वो वायरल निमोनिया था, बैक्टीरियल निमोनिया था, उसका पैटर्न अलग तरह का था। उसमें बाकायदा सीटी स्कैन से भी पता लगाया गया ये इस तरह का निमोनिया है, फेफड़ों की क्या स्थिति, फेफड़ों की स्थिति क्या, वो निमोनिया था जी। तो वास्तव में डॉक्टर साहब ने इस चर्चा में यह भी स्पष्ट किया कि जो कोरोना आया है वो भी एक प्रकार का निमोनिया ही था, और निमोनिया में जिस प्रकार से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, फेफड़े प्रभावित होते हैं, लगभग वही लक्षण कोरोना के दौरान भी सब लोगों ने देखे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मौसम है इसमें निमोनिया तो खासतौर पर होता ही है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो खासतौर पर इस मौसम में बच्चों के लिए खतरनाक होती हैं? जैसे अपन एक निमोनिया में सांस से रिलेटेड बातें अपन करेंगे तो इसमें अपने समाज को एक बड़ा अच्छा मैसेज दे पाएंगे। निमोनिया के साथ साथ में जैसे दूसरी चीजें हैं, जैसे वायरल निमोनिया में एक ब्रोंकियोलाइटिस है जो निमोनिया जैसा ही प्रेजेंटेशन होता है लेकिन वो वायरस से प्रभावित होती है। उसके साथ जैसे निमोनिया में से बच्चे को कॉम्प्लिकेशन कुछ हुई तो उसमें फेफड़ों में जैसे पानी भर गया बच्चे को, ये चीज़ें ये तो हुई सांस से रिलेटेड बात है। दूसरी बातें होती है जैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इसमें दस्त बच्चों के वायरल ओरिजिन के दस्त लग जाते हैं बच्चों में, नवजात शिशुओं में भी लग जाते हैं, उसके बाद भी बच्चों में दस्त रोग भी हो सकता है। उसके अलावा जैसे कोल्ड से एक्सपोजर हुआ बच्चे तो चिल ब्लेन जैसे चमड़ी की भी तकलीफें हो जाती हैं। कुछ रेसेज भी, जैसे इन दिनों में मीजल्स जैसे खसरे जैसी बीमारियां, जैसे जिसके साथ दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स है, वो बीमारियां भी इन दिनों में प्रिविलेंट रहती। आजकल डेंगू भी बहुत चल रहा है, तो उससे सावधानी के लिए बच्चों को बचा के किस प्रकार से रखा जाए? बहुत अच्छी बात है आपने पूछी कि डेंगू भी अभी साथ साथ में कोरोना पूरा सा गया नहीं है, डेंगू बहुत ज़्यादा तादाद में आया। अभी डेंगू जैसे जो सर्दी बढ़ेगी तो दिन में जो मच्छर, जो खास करके जो मच्छर दिन में काटते हैं वो डे बाइटर्स होते हैं, उन्हीं से ये डेंगू फैलता है। उसमें भी बुखार तेज़ी से आता है, सर्दी लग के बुखार आता है, जोड़ों का दर्द होता है, हाथों पैरों में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और मचली आती है, उल्टियाँ तक होने लग जाते हैं। ये डेंगू के लक्षण होते हैं। उससे बचाव का जो तरीका आपने पूछा है, जैसे बच्चों को ढक के रखें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। और जो ये तो अंदरूनी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चों को ढक के रखें। बच्चों को जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स अपन अगर यूज़ कर सकते हैं तो वो करें, अगर बच्चा उससे एलर्जिक नहीं है तो। बच्चों के पूरे बाजू के कपड़े पहनाएं। जो स्कूलें खुली हैं जी, उन लोगों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि फुल बाजू के, पूरी बाजू के कपड़े, नीचे ऊपर पूरी पैंट रखें, सॉक्स पूरे पहनाएं बच्चों को, और कवर्ड रखें। खुली जगह कम रहेगी तो मच्छर को काटने का मौका कम मिलेगा, डेंगू होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बाहर के वातावरण को ठीक करने के लिए फिर अपने को जैसे फॉगिंग करानी है, मच्छर को मारने वाली जो दवाइयां हैं वो छिड़कनी चाहिए, और जो मच्छर पैदा होने वाली जो जगह हैं उनको ख़त्म करें। तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि डेंगू से बचाव के लिए दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। एक तो मच्छर उत्पन्न ही नहीं होने दें, जहां संभावना बनती है कि मच्छर हो सकते हैं उस जगह को आप साफ सुथरा रखें, और साथ ही बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं, पूरी आस्तीन के उनको शर्ट पहनाएं, फुल पैंट पहनाएं। सर्दी से जिस प्रकार से हम बचाव करते हैं उसी प्रकार से मच्छर काट नहीं पाएँ, इसका भी पूरा प्रबंध रखेंगे तो इस बदलते मौसम में डेंगू से भी आप बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि सामान्यतः छोटे जो बच्चे होते हैं उनका लगातार टीकाकरण होता है, सभी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए उनके टीके लगाए जाते हैं। फिर भी कई बार यूँ देखने को आता है कि छोटे बच्चे भी फिर भी बार बार में बीमार होते हैं जबकि टीके लगवा लिए गए हैं। क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। कारण ये होता है कि जैसे बच्चे बेसिकली जो हर वायरस के, हर बैक्टीरिया के या फंगस जो भी निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट में अपने पास डिफेंस नहीं है, यानी उसका तो ही वो चीज़ होती है।
या तो अपने जैसे आपने बताया कि वो बच्चे उस वातावरण में जाते हैं जहाँ वो मौसम ठंडा है, उससे ज़्यादा एक्सपोजर होते हैं, तो बॉडी का सेकेंडरी इम्यून सिस्टम मतलब एक तो जन्मजात ही बच्चे को किसी को इम्यून की डेफिशिएंसी हो, ये सेकेंडरी इम्यून डेफिशिएंसी है, यानी बच्चा अपने आप को उस वातावरण में डाल लेता है कि वो बीमार होने में ग्रसित हो जाता है। दूसरा होता है कि जैसे हो सकता है कि अपने बच्चे को सिंपल ले रहे हो, उसके अंदरूनी कोई और बीमारी चल रही हो, जैसे कोई ट्यूबरकुलोसिस है या कोई ल्यूकेमिया या कोई अंदर के जो इम्यून डेफिशिएंसी वाला सिस्टम चल रहा हो, उसके लिए हमें जांच करा लेनी चाहिए, जिससे हम ये पकड़ पाएँ कि बच्चे को ये कारण भी इसका हो सकता है। उसके साथ में जो हमारा इम्यून सिस्टम बनता है प्रोटीन से और बाकी जो अपन खान पान जो अपना कैसा है, अगर खान पान आपका ठीक नहीं है, यानी जो बाहर की जो जंक फूड बाहर से बच्चे खाते हैं, उनसे भी ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उन बच्चों में वो इम्यून सिस्टम, वजन बढ़ जाता है उनका, लेकिन इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, उससे भी उस बीमारी का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे एक जानकारी ये भी चाहेंगे कि जैसे सर्दी का मौसम आ रहा है, तो सामान्यतः बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 5-7 वर्ष के, 8 वर्ष के, कपड़े पहनने में भी आजकल बहुत परेशान करते हैं अभिभावकों को, और नंगे पैर जैसे फर्श पे घूमते हैं तो बार बार में खांसी जुकाम उनको होता रहता है। अब सामान्यतः पढ़े लिखे घरों में ये होता है कि खांसी जुकाम हुआ तो डॉक्टर के पास क्या जाना है, घर पे जो दवाइयाँ रखी रहती हैं वो दे देते हैं, एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। तो एक तो आपसे जानकारी ये चाहेंगे कि छोटे बच्चों को जब खांसी जुकाम होता है तो जो अभिभावक अपने आप ही दवाई दे देते हैं, उनको क्या सावधानी रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक एक डोज एक बार 3 दिन का 5 दिन का कोर्स पूरा किया, उसके बाद कितने दिन तक वो एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए, और बिना चिकित्सक के उनको दवाई देने से किस प्रकार से बचना चाहिए? बिल्कुल, आपने बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है कि इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जितने भी बच्चे हमारे पास जो जेकेलोन तक पहुँचते हैं जी, उसमें सभी बच्चों में ये देखने में आया है कि वो बच्चे मेडिसिन तो लेते हैं, जैसे डॉक्टर के पास गए, लेकिन वो पूरी दवाइयाँ नहीं लेते, यानी इन एडिक्वेसी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी पूरा ट्रीटमेंट नहीं लेते, पूरी डोज नहीं लेते हैं, थोड़ा सा लाभ मिलते ही छोड़ देते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं जी। दूसरा होता है कि वो अस्पताल आने में प्रारंभ से ही वहाँ से इतनी देरी कर देते हैं कि कोई बात नहीं, आज वहाँ पे झाड़ा करवा लेते हैं, आज ये दवाई दे देते हैं, फिर चलेंगे। तो यानी लेट अगर होते हैं, वो लेट आते हैं जी, पूरी मेडिसिन नहीं लेते हैं, नॉन कॉम्प्लायंस हैं। जैसे बच्चे ने दवाई दी, आपने बहुत सीरियसली माताओं के लिए समझने की ज़रूरत है कि जब बच्चे ने दवाई नहीं ली, उस दवाई को माता को चाहिए कि वो खुद चख के देखे उस दवाई को, कि उस दवाई का टेस्ट कैसा है। तो उस दवाई को फिर उसको पता लग जाएगा कि इस दवाई का इसका टेस्ट ऐसा है, उसमें कुछ भी मिला के दे सकते हैं, जैसे चीनी है, पानी है, दूध है, दही है, शहद है, कुछ भी मिला के दें, लेकिन बच्चे को वो दवाई दें और समय पे दें। और डॉक्टर ने 3 दिन की बताई, 3 दिन देने के लिए कहा है तो 3 दिन पूरा दें। इलाज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतें। उसका कारण ये होता है उसके बाद कि बच्चे, उसकी जो निमोनिया की जटिलताएं हैं, जैसे बच्चे के फेफड़ों में पानी भर गया, बच्चे के फेफड़ा में एक जगह एयर कलेक्ट हो गई, बच्चा के कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो एक बार फेफड़े में पानी भर गया या उसमें एयर कलेक्ट हो गई तो वो फेफड़ा संक्रमित हो जाएगा, वो लंबे समय तक ठीक नहीं होगा जी, और बच्चे की इसमें सेप्टिसिमिया होकर बच्चे की जान तक जा सकती है। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि यदि बच्चे, छोटे बच्चे यदि दवाई लेने में आपको परेशान कर रहे हैं तो आप उस दवाई का यदि स्वाद यदि कड़वा है, कसैला है, तो उसमें कोई भी दूसरी चीज़ आप मिला के उसका स्वाद परिवर्तित कर सकते हैं। आप शहद मिला सकते हैं। छोटे बच्चों को मिठाई का बड़ा यदि चाव रहता है तो आप साथ में मिठाई खिला सकते हैं, जिससे उनके मुंह का स्वाद जो है वो बिगड़े नहीं। डॉक्टर साहब, आपसे एक जानकारी मैं ये भी चाह रहा था कि जिस प्रकार से बार बार में यदि खांसी जुकाम होती है और जो बात हुई एंटीबायोटिक देने की, तो एक एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा होने के बाद में दूसरा कोर्स शुरू करने के बीच में क्या कुछ गैप रखना चाहिए? दूसरा कोर्स अगर करना है या नहीं करना है तो वो डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करें जी। आप अपनी तरह से, जैसे थोड़ा सा खांसी, हर बार जैसे वो इन्फेक्शन आपके हो जरूरी नहीं है, और बिना किसी कारण के अगर एंटीबायोटिक देते हैं वो और भी गलत है। क्योंकि अगर आपने एंटीबायोटिक आज ली, आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की, अगली बार आप गए केमिस्ट के पास, दवाई ले ली, फिर दोबारा से नो, ऐसा नहीं करें। अगर आपके बच्चे के इस बार वायरल इन्फेक्शन है और आपने दवाई ली, तो वो दवाई समाज में एक ऐसा माहौल पैदा करेगी कि उसके बाद में उस दवाई से वो निमोनिया के पेशेंट ठीक होना कम हो जाएंगे। तो जुडिशियस यूज भी होना जरूरी है उसका। बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन लेने का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए वही दवाई देनी, नो। तो ये दर्शकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है कि यदि एक बार कोई उपचार डॉक्टर ने आपके बच्चे के लिए दिया है तो कोई आवश्यक नहीं है कि लक्षण वैसे आपको दिख सकते हैं, लेकिन जांच तो
डॉक्टर ही कर सकते हैं। इसलिए दोबारा यदि वैसे लक्षण भी आपको लगते हैं तो भी बिना चिकित्सक की सलाह के आप दवाइयों का उपयोग नहीं करें। यदि दवाइयों का उपयोग करते हैं तो एक बार चिकित्सक से, डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें, क्योंकि यदि बिना परामर्श के आप लेते हैं दवाइयाँ, बच्चों को दवाई देते हैं, तो उनके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से अभी आपने भी कहा कि कोरोना की दूसरी लहर भी पूरी तरह से नहीं गई है और समाचार पत्रों में, मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रहा है कि बच्चों की वैक्सीन की भी बात आ रही है। अब हालांकि कई प्रकार की रिपोर्ट्स हैं, कई लोग कहते हैं कि बच्चों का इम्यून सिस्टम वैसे मजबूत होता है तो उनको वैक्सीन की आवश्यकता है अथवा नहीं है। वयस्कों में लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि मौसम बदल रहा है और बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, तो किस प्रकार की क्या सावधानियां खास तौर पर बच्चों के लिए रखी जानी चाहिए? बहुत अच्छी बात है और ये समाज के लिए भी मैं कहूँगा सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और इस बात पे अमल करें। बच्चों को अपन शुरू से ही उसकी शिक्षा दें कि कोरोना एटिकेट्स, यानी कोरोना से जो समकक्ष जो बिहेवियर है, जो हम लोग कहते हैं कि जैसे छींकने का खास करके है बच्चों को, जैसे सीधा छींक दिया तो वो दूसरे के फैलने की संभावना रहती है। खुद को भी तो फैलते ही है, दूसरे को भी फैलेगा जी। तो उसके लिए जैसे खांसने का उनको एटिकेट सिखाएं जी, या कपड़े के अंदर या हाथों के अंदर, फिर उनके हाथों को धोना। हाथों को धोना बच्चों की आदत में डालें। कोरोना जो फिजिबल बिहेवियर है वो आप बच्चों को सिखाएं। और जो मास्क अपन ने पहनना शुरू किया है, तो इस बार जो अभी हमें ये समझ में आया कि जो मास्क पहनना शुरू किया है उससे अस्थमा के पेशेंट जो हैं, खास करके जो बच्चों में अस्थमा ज़्यादा आता था उन बच्चों में अस्थमा कम हुआ है जी। एक दूसरे से जो निमोनिया फैलता था, इन दिनों में निमोनिया रैम्पेंट आता था, वो नहीं आया है, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि गाँव के बच्चे भी मास्क पहन के आते हैं। वो मास्क पहनना बच्चों की आदत में डाल दें, जिससे नॉट ओनली कोरोना, बाकी बीमारियां से भी आप एक दूसरे को बचा सकते हैं। और बड़ों में से छोटों में जैसे ये आपकी टीबी की बीमारी है, वो खांसने से, छींकने से फैलती है, वो भी अपने आप कम कंट्रोल हुई है। जो लोग ट्रीटमेंट लेने नहीं पहुंचे उनके विकार ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन जो ये एटिकेट्स अपनाए हैं उन लोगों में ये बीमारी नहीं फैली, ये देखने में आया। तो कोरोना से जो बिहेवियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को एटिकेट सिखाएं, जो पहले हाथ धोना है, मास्क पहनना है, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना है, जो हमें स्कूलों में शुरू से सिखाया जाता है वही चीज़ें अपनानी है और उन्हीं चीज़ों का पालन करना है, लेकिन ये ज़रूरी है। तो मास्क लगातार लगाए रखें और साथ ही हाथ धोते रहें, जहां आवश्यकता हो सैनिटाइजेशन का सैनिटाइजर्स का उपयोग करें। डॉक्टर साहब, एक सामान्य लोगों के मन में एक जिज्ञासा ये भी रहती है कि व्यक्ति यदि स्वस्थ हैं, घर के लोग सब स्वस्थ हैं, और यदि फिर भी उनको लगातार मास्क लगाना पड़ता है तो एक घुटन सी अनुभव होती है। और कई लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि यदि दिन में आप 8-10 घंटे मास्क लगाते हैं तो कहीं उसके कारण आपका श्वसन तंत्र तो प्रभावित नहीं हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। उसमें क्या हो कि अलग अलग आदमी का अलग अलग है। कुछ माउथ ब्रीदर होते हैं, कुछ नोज ब्रीदर होते हैं, कुछ नाक से सांस लेते हैं, कुछ मुंह से सांस लेते हैं, कुछ दोनों जगह से अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो आप N95 मास्क ना लगाएं, वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बैरियर बनाना ज़रूरी है। जो कपड़े का मास्क को डबल लेयर, ट्रिपल लेयर का आप खुद बना सकते हैं जी, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। और एक सर्जिकल मास्क होता है, सर्जिकल मास्क सिंपल होता है दिखने में, लेकिन उसको आप ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर धारियां सी बनी होती हैं। हाँ, लेयर्स आती हैं। एक तो वो 3 लेयर का बना होता है, उसके बाद उसकी लेयर्स होती हैं। लेयर्स को तरीके से इसलिए होता है, उसमें बहुत अच्छा तरीका है, उसको ही अपनाना चाहिए, वो स्टैंडर्ड है। यानी बाहर से कोई अगर छींक आई तो वो आपके मास्क पे ठहरेगी नहीं, नीचे गिर जाएगी। वो पट्टियां एक दूसरे के नीचे यूं होती हैं जी। और जब आप उसी चीज़ को आप अपने लिए यूज करते हैं, जैसे आपने छींका या खांसा या थूका या कुछ भी किया, तो वो आपके मास्क में ही रह जाएगा, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो वो 3 गुना काम कर रहा है। एक तो आपको ओवरऑल प्रोटेक्ट कर रहा है, दूसरा आपके सिक्रेशंस को आपके मास्क में वहीं रोकता है, और बाहर के जो सिक्रेशंस आते हैं उनको वो ड्रॉप करने में सक्षम होता है। वो साधारण मास्क नहीं है और सबसे सस्ता होता है, 1-1.5 से 2 रुपये में मिल जाता है। जो कोई एक छोटा सा आदमी अगर बीड़ी गुटखा भी खाता है तो उससे भी सस्ता है, वो लगाना चाहिए। और उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको 4 से 6 घंटे में बदल लेना चाहिए। और जो मास्क साधारण अपन लगाते हैं वो रोजाना दिन में कम से कम 2 बार धो के पहने, जिससे कम से कम आपके सिक्रेशन आपके पास रहेंगे, दूसरे के सिक्रेशन आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर अपना लेते हैं
तो कोरोना अपना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो डॉक्टर साहब का निश्चित रूप से ये कहना है कि यदि मास्क आप लगातार लगाते रहते हैं और उस मास्क को लगाने में भी जिस प्रकार की सावधानियां डॉक्टर साहब ने बताई, सर्जिकल मास्क को आइडियल मास्क बताया, यदि N95 से आपको कोई तकलीफ है, आपको घुटन सी महसूस होती है, आप सूती कपड़े का मास्क घर पे भी बनाकर पहन सकते हैं, लेकिन मास्क पहनिए, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और आपके वैक्सीन अवश्य लग गई होगी, लेकिन घर में जो छोटे बच्चे हैं, आस पड़ोस में जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी कोरोना से भी बचाना है और मौसमी बीमारियों से भी बचाना है, इसलिए मास्क लगाना आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आपसे एक संदेश चाहेंगे, किस प्रकार का संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? दर्शकों, मैं आप सभी को संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, सभी मास्क सभी पहने, अपना बचाव खुद रखें और वैक्सीनेशन का जब भी मौका लगे वैक्सीनेशन लगवाएं। बच्चों को पूरा ध्यान रखें, सर्दियां आ रही हैं, इसमें नवजात से लेके 5 साल तक के बच्चे हमारे वाइटल होते हैं, जो अपना डिफेंस खुद का बचाव नहीं कर सकते हैं, उनका पूरा ध्यान रखना है। हम लोगों से सहायता हो सकती है, क्योंकि हर PHC CHC से लेकर हमारे टर्सरी सेंटर तक सब जगह पे हर प्रोटोकॉल को दिया गया है। दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध हैं समाज में, वो लें, डॉक्टर पूरा प्रिस्क्रिप्शन देंगे, दवाइयों को पूरा लें और डॉक्टर को समय रहते दिखावें और तो वैक्सीनेशन जरूर लें, वैक्सीन लगवाएं और दूरियां जो जिस प्रकार की आवश्यक हैं इस कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए, वो उन सब कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथ बराबर धोते रहें और फिर भी यदि कोई तकलीफ है तो चिकित्सक से परामर्श करके ही दवाई लें। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बदलते मौसम में बच्चों की किस प्रकार से देखभाल की जाए, इस पर बहुत विस्तार से, बहुत सरलता से आपने विषय रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।